दोस्तों नमस्कार। शुक्रिया उन सभी शब्दों के लिए जो आपने अभी कहे। कोशिश करूंगा कि उनका हकदार बन सकूं। मेरे साथ एक बड़ी दिक्कत है। जिस भी कॉन्फ्रेंस में जाता हूं स्पीच देने के लिए, हमेशा मेरा स्पीच लंच के तुरंत बाद रखा जाता है और फिर ऑर्गेनाइजर्स मुझे एक ही बात कहते हैं कि इन्हें जगाए रखना, सोने मत देना। जितने लोग तेजी में हैं वो तो जगे हुए हैं, नींद आती नहीं है। और जो सोते हैं वो भी बड़े एक छोटे से बच्चे की तरह सोते हैं एकदम, है ना। बच्चा कैसे सोता है? रात को बार बार उठ के जोर जोर से रोना, कई बार पोर्टफोलियो की याद जो आ जाती है। शुरुआत एक ही सेंटेंस से करना चाहूंगा जो पिछले हफ्ते ही मेरे दिमाग में आया, चैनल पे बोला और वो वायरल सा हो गया। मंदी टेम्परेरी है, तेजी परमानेंट है। आप में से कितने लोग थोड़े इस वक्त उदास हैं, परेशान हैं, दुखी हैं? ये पिछले 3 मिनट छोड़ दीजिए, जब से मैंने शुरू किया उसके पहले की बात कर रहा हूं। कितने लोग जरा हाथ खड़ा करके बताएं मुझे जरा। है तो है, उसमें क्या है, ये तो इमोशंस है हमारे। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में। जद मतलब पूरे इलाके में। इस मोहल्ले में सिर्फ हमारा मुकाम थोड़ी है। तो जहां हम हैं, जिस देश में हम हैं, जिस दुनिया में हम हैं, अगर वहां समस्याएं हैं तो ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे सारे आप सब आईएफए की थोड़ी है। प्रॉब्लम अगर सबकी है तो हम सब मिलकर झेलेंगे, हम सब मिलकर उससे बाहर निकलेंगे। भावेश भाई ने मुझे बुलाया, पहले भावेश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आशीष सोमैया साहब जिनकी वजह से मैं आप सबके बीच में आ सका। और आने की वजह सिर्फ एक ही थी, क्योंकि जिस वजह से मुझे इनविटेशन दिया वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बोले सर थोड़ा हौसला बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस देना है, बस उन्हें यह बता देना है कि जो कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे हैं। लगता है कि आपको, आप जो काम कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, जो प्रोफेशन में जिसमें, कितने लोगों को लगता है कि गलत है? भावेश भाई गलत बुला लिया फिर आपने मुझे। चलिए, सबसे बढ़िया बात है कि आपको ये इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आप गलत प्रोफेशन में नहीं है, और मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि आप गलत प्रोफेशन में नहीं है। और क्यों कह सकता हूं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। और ये फ्लैशबैक थोड़ा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा है। 97-98 वहां से लेकर 2004-05 तक, 1998 से 2004-05 तक मैं भी आप ही की तरह आईएफए हुआ करता था। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने उस जमाने में किया है जब लोग म्यूचुअल फंड्स समझते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे। और मुझे अच्छे से याद है, उस समय साल 2002-2003 की बात होगी। तब मैं और मेरे एक मित्र होते थे, निपुण मेहता, आप लोग काफ़ी पहचानते होंगे शायद उन्हें। हम दोनों मिलकर ये डिस्कस करते थे, हम एक ही केबिन में दोनों बैठते थे, और हम ये डिस्कस करते थे कि ये किस तरह से लोगों को रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करवाया जाए। और तब ये एसआईपी टाइप का प्रोडक्ट हम सोचते थे, और कई सारे फंड हाउसेस थे जिनसे डिस्कस करते थे। फाइनली ऐसा एक प्रोडक्ट निकल कर आया जिसे आप दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। पहली बार साल 2000 में, 1999-2000 में, आप बिलीव नहीं करेंगे, तब मेरे बॉस हुआ करते थे मिस्टर आनंद राठी,
और वो बीएससी के प्रेसिडेंट थे। और जब मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और इसका काम 97 98 से करना शुरू किया था उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने उन्हें एक आइडिया दिया। वो आइडिया ये था कि सर ये बीएससी के पास जो इतना सारा पैसा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का, राइट, बिकॉज ऑन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन दे चार्ज इन सम फी विच गोज टू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, व्हाई डोंट वी इन्वेस्ट इट वाइजली। तो उन्होंने बोला अनिल क्या करना चाहिए? आई सेड लेट्स ट्राई टू पुट इट इनटू म्यूचुअल फंड्स। बीएससी का पैसा म्यूचुअल फंड में ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं ठीक है, हम डेट म्यूचुअल फंड में रखेंगे। और वो वक्त था, पहले मैंने उन्हें कन्विंस किया, उन्होंने समझा, हाँ किया। उसके बाद बीएससी के सीएफ और हमने मिलके लगभग सारे म्यूचुअल फंड से हमने मीटिंग्स की, और तब पहली बार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बड़ा होलसेल पैसा आना शुरू हुआ। वहां से आज जो जर्नी है, मुझे मालूम है उस समय अलायंस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर समीर अरोड़ा साहब होते थे। समीर जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं उनके पास गया था उनके फंड में मीटिंग करने कि बीएससी का बड़ा पैसा है, 550 करोड़ है, डालना है फंड में। विनीत उदेशी उनके डेट फंड मैनेजर थे। वो बोले यार क्या इसको देता है तू पैसा, ये साल का 8% देगा, मेरा स्टॉक दिन का 8% बढ़ता है। मैंने कहा बढ़ता होगा समीर जी, लेकिन पैसा बीएससी का है। वहां से जो इंस्टीट्यूशनल पैसा आना शुरू हुआ, कई कॉरपोरेट्स, उसके बाद आज वहां से हम यहां तक आ गए हैं। लेकिन आगे क्या, आगे क्या में दो चीजें हैं। इस वक्त आपके बिजनेस के लिए माहौल वैसा है, ठीक उस तरह से एक बिजनेसमैन ने 2 सेल्समैन अपॉइंट किए, आपको मेरी कंपनी के जूते बेचने हैं, ठीक है। किसी एक आइलैंड पे भेजा, ट्राइबल इलाका है। एक तो तुरंत आ गया, ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है, क्या किसी जगह भेज दिया। और यहाँ एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं दिख रहा जो जूते पहनता है। यहाँ तो कोई मार्केट ही नहीं है। आई एम बैक। दूसरे ने कहा सर आपने भेजा तो मुझे 2 दिन के लिए, लेकिन मुझे लगता है मुझे लंबा रहना होगा यहाँ, शायद मैं महीना भर यहीं रहूं। यहां इससे बड़ा मार्केट मुझे और कहीं लग नहीं सकता जहां कोई जूता पहनता ही नहीं है। मुझे सिर्फ इन्हें यह समझाना है कि बगैर जूतों के आपकी लाइफ अच्छी है, नो डाउट, लेकिन जूते पहनने के बाद कितनी बेहतर हो सकती है, तो मेरे लिए 100% मार्केट है। आपको यही सोचना है आपके लिए मार्केट कितना बड़ा है। मंदी के समय 2 काम होने चाहिए। पहला, जिन्होंने आप पर भरोसा करके पैसा दिया है, आपकी एडवाइस पर पैसा लगाया, उनकी हैंड होल्डिंग करना, भरोसा देना, विश्वास जगाना कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। यह काम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे, देखिए एक हिंदुस्तान में हमारी आदत बहुत साफ है, अगर मेरा स्पीच अगर बराबर नहीं हो रहा, आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो उसके लिए जिम्मेदार भावेश भाई है, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा देखो इधर लाइट लगा रखी है, माइक की आवाज़ बराबर नहीं है, एकदम टाइम से शुरू कर देते हैं। मैं 50 बहाने बनाऊंगा, लेकिन मैं तैयारी नहीं करके आया, ऐसा तो है ही नहीं। मेरी जिम्मेदारी के लिए, मेरी गलती के लिए हमेशा कोई न कोई और जिम्मेदार है। ठीक उसी तरह से कोई इन्वेस्टर हो, ये मान के चलिए वो कभी नहीं मानेगा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो जिम्मेदार है। हमारा प्रोफेशन ऐसा है, आपका तो फिर भी ठीक है सर, हमारा तो और भी खराब है। ताली और गाली साथ में मिलती है हर रोज। और थैंक्स टू सोशल मीडिया, बहुत सारे आराम से फुर्सत में लोग हैं जो दिन भर ट्रोल करते हैं। और दूसरी, हिंदुस्तान में हमारी जो आदत है, एक तो पहली तो ये कि मेरी गलती के लिए मैं जिम्मेदार हूं नहीं, और दूसरी ये कि 2 जने लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो हम सब काम छोड़ के खड़े हो जाते हैं। अब देख लें भाई ये किस लिए झगड़ रहे हैं, थोड़ा तो मजा आएगा। तो दूसरों के झगड़ने पे हमें मजा भी बहुत आता है। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इन्वेस्टर्स आपके हैं, जो परेशान हैं, अपने पोर्टफोलियो को देखकर दुखी हैं, उन्हें आपको जाकर समझाना है। यार आप, आई एम श्योर आप कर भी रहे होंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आप कैसे देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्फिडेंस आप 2 तरीके से दे सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस से और अपने डेटा के साथ। फैक्ट्स फिगर्स के साथ जाएंगे,
बताएंगे तो कभी कोई नाराज नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, ये वो नाराज इन्वेस्टर हैं जो आपने पिछले 5-7 सालों में बनाए हैं। 2012-13 के बाद वाले ही नाराज है, उससे पहले वाले तो नहीं है ना? नहीं है ना? पहले वाले भी हैं? फिर तो आपने कुछ गड़बड़ की है। 2008 से 2010-12 के बीच में जिन्होंने पैसा लगाया उनके पोर्टफोलियो तो अभी भी अच्छे ही हैं, खराब नहीं है। 12-13 के बाद, 14 के बाद जिन्होंने पैसा लगाया उनके पोर्टफोलियो जरूर खराब है। आपका टाइम 25% एलोकेशन इस बात पर होना चाहिए कि जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको मुझे संभालना है। लेकिन ये सब रोना धोना छोड़िए, 75% वक्त आपका नए क्लाइंट्स में जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए? जो क्लाइंट आपने 2008, 2009 में बनाए, 2010 में बनाए, वो आपको हमेशा थैंक यू कहते होंगे। इस मंदी में जो आपके पास क्लाइंट बनेंगे वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। और इससे बड़े आपके लिए मौका हो नहीं सकता जब दूसरी एसेट क्लासेस ऐसी हैं जिनमें पैसा लगाने का कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव है नहीं। किसी भी एसेट क्लास में तेजी तब होती है जब इन्वेस्टमेंट का पैसा है। अगर इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं आ रहा तो तेजी होगी कैसे? रियल एस्टेट में बंद हो चुका है, इन्वेस्टमेंट छोड़िए, कंजम्पशन भी कम हो गया है। तो प्लस जो कुछ तेजी रियल एस्टेट में बनती थी ज़्यादा ब्लैक मनी की वजह से होती थी, उस पर रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। जो आपकी रजिस्ट्रेशन प्राइस है और मार्केट की रियल प्राइस है वो लगभग बराबर हो गई। तो कहते हैं ना कि कच्चे का पैसा जाने की जगह ही खत्म हो गई। तो नेचुरली अब रियल एस्टेट में कोई पैसा लगाता नहीं। गोल्ड सिल्वर में थोड़ा बहुत जाता है, जाएगा, लेकिन वो भी कम हो गया। ठीक है, ये 2 महीने ठीक निकले, उसके अलावा तो पिछले 5-6 साल से तो गोल्ड ने रिटर्न दिए नहीं, तो वहां पर भी लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं। पैसा तो फाइनेंशियल एसेट्स में ही आएगा, लेकिन उन फाइनेंशियल एसेट्स में आपको ये बताना है कि क्यों आप दूसरे से बेहतर है। आपको अपने आप से सवाल पूछने हैं कि क्या आपके जो क्लाइंट हैं उनकी आपने टाइमली सही से सर्विसिंग की? क्या आपने कितने लोगों को जैसे ही लगा कि आईएलएफएस का इशू हो सकता है, जिन फंड्स का आईएलएफएस में एक्सपोजर है या कोई भी और ट्रबल्ड कंपनी हो, उसमें से आपने उनको एग्जिट करवाया है? ये चीजें आपको सवाल पूछने हैं। अगर आपने नहीं किया तो फिर क्लाइंट का नाराज होना लाजमी है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ये करता है। आप उसे रोज, आप मुझे रोज पूछेगा जाते हैं, अनिल जी हाउ आर यू, मैं भी स्माइल कर रहा हूं, ठीक है सर, सब बढ़िया है। लेकिन जिस दिन मैं बीमार हूं उस दिन आपने पूछा क्या? जिस दिन मुझे जरूरत है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूं, अरे आज तो मेरा बहुत बिजी काम है, आज तो मेरी क्लाइंट मीटिंग है, आज तो ये है, आज तो वो है, उस दिन आप आके मुझे पूछते, उस दिन आप बोलते कि मैं 2 घंटे आपके लिए हॉस्पिटल में रुक जाऊं, तब तो मुझे लगता है कि आप वाकई में मेरे तबीयत पूछते, मेरा भला चाहने वाले हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, वेल विशर हैं। तो आप भले अपने क्लाइंट से रोज बात ना करें, रोज ना समझाएं। दिक्कत एक ही है, जब मुश्किल वक्त है उस वक्त आपने उन्हें संभाला है क्या? उस वक्त आपने उसे सही एडवाइस दी क्या? चक्रव्यूह में घुसाना आसान है, निकालना मुश्किल है। और आपका काम यही होना चाहिए कि इस चक्रव्यूह में से कब कैसे किसको निकालना। अगर एक क्लाइंट का आपने कभी किसी वक्त पैसा बचा दिया, मैं कह सकता हूं दावे से, वो जिंदगी में कभी आपको छोड़ेगा नहीं, बदलेगा नहीं। दिमाग से निकाल दीजिए, भूल जाइए कि ये बिजनेस खराब है। वैसे तो आप बोल नहीं रहे, लेकिन दिल में तो है, क्वेश्चन मार्क तो आते हैं, कुछ और करें क्या? कुछ और कर सकते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन क्या जो कुछ और करने का आपके मन में आ रहा है वो अभी जो कर रहे हैं उससे बेहतर है क्या? अगर ABCD शुरू से सीखनी है तो फिर यहां पर तो जहां भी RST जहां तक पहुंच चुके हैं वहीं से आगे Z तक जाइए, यहीं पर मेहनत कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप कुछ नया सोचकर नए सिरे से शुरू करें। ये चीजें होंगी, देश में बदलेंगी, आपके ट्रायल कमीशन भी कम होंगे, आपके कमीशंस कम होंगे, डायरेक्ट प्लान्स दिक्कत आने वाली है, आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में क्या आपने कभी एक चीज सोची है, जो आपके पास है वो डायरेक्ट प्लान्स में नहीं है?
क्या है वो फर्क? किसी ने सोचा है? कोई बता सकता है मुझे? बस आपका पर्सनल टच, दिल से दिल की बात करो। आपके क्लाइंट को यह लगना चाहिए कि यह बंदा मेरा भला सोचता है, मेरे लिए खड़ा है, वो फील आप दीजिए उसे। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, मेरी सक्सेस का, अगर आप मुझे मानते हैं या जो कुछ भी मैं आज जिंदगी में आज यहां तक पहुंच पाया हूं और आपसे बात करने लायक हूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है और कुछ नहीं। मैं मेरे दर्शकों से दिल से बात करता हूं, सीधा, बीच में कोई लाग लपेट नहीं है। मेरे दर्शक मुझे देख रहे हैं तो मैं अनिल सिंह भी हूं, वो नहीं देख रहे तो मैं कुछ नहीं। बहुत साफ है। मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा मेरे पास में तरीका नहीं है जिससे मैं उन्हें अपने टीवी चैनल के सामने बिठा के कहूं तुम्हें देखना ही पड़ेगा। उनके हाथ में रिमोट है। एक सेकंड में अनिल सिंह भी नहीं रहेगा। ठीक उसी तरह से आप अपने प्रोफेशन में अगर आप अपने क्लाइंट से दिल से बात करेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम प्रॉफिट और लॉस की नहीं है, प्रॉब्लम पोर्टफोलियो में होने वाले नुकसान की नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की है, प्रॉब्लम क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस की है। आपके क्लाइंट का आप पर से भरोसा नहीं हटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। यह बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है। वो रहेगा तो सब कुछ रहेगा। बाकी तो छोटी मोटी दिक्कतें हैं, हर बिजनेस के डायनामिक्स बदलते हैं, आपके भी बदल रहे हैं। शायद मैं थोड़ा फॉर्चुनेट था, टाइमली कुछ और फील्ड में चला गया। सारे लोग इतने फॉर्चुनेट ना हो, लेकिन मैं एक वो चीज़ बड़ा मिस करता हूँ एक्चुअली। और ये चीज़ जो आज मेरी सक्सेस में है वो काफ़ी हद तक इसी से आई है। क्योंकि जब मैं म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किया करता था, पोर्टफोलियो बनाता था लोगों को, तो मुझे ये बड़ी फीलिंग होती थी, अरे यार ये नुकसान ना कर बैठे, अरे यार ये पैसा बनाए, ये फील होती थी। और एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने अभी देखा भी होगा कि मेरे इंट्रोडक्शन में आपने खाली CACS बोला, क्यों? उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं। मैंने ज़िंदगी में 15 साल पहले जब CNBC ज्वाइन किया था, उससे पहले मैंने कभी कैमरा देखा नहीं, मैंने कभी स्टूडियो देखा नहीं, मैंने कोई कोर्स जर्नलिज्म का, मास कम्युनिकेशन का, मीडिया का ABCD नहीं पता, नथिंग। सिर्फ एक वजह से पहुंचा, और वजह ये थी कि जब मैं लोगों को एडवाइस करता था, लोगों को अगर मेरी एडवाइस पसंद आती तो मैं कई बार ये सोचता था कि क्या कोई ऐसा बढ़िया, बेहतर, बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। और ऊपर वाले की मेहरबानी में फॉर्चुनेट था कि मुझे एक चांस मिला। दैट वाज द टाइम इन 2005 CNBC was launching their Hindi news channel, Hindi business channel, that was CNBC Awaaz. And I met through a common friend, my earlier bosses, Raghav Bahl, Udayan Mukherjee and all. तो तब तक मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया था। और जब मैं इंटरव्यू दिया तो मुझे पूछा कि मीडिया में क्यों आना चाहते हो? मैं बस ऐसे ही, अच्छा लगता है, आप लोगों को टीवी पे देखते हैं तो बढ़िया लगता है, मुझे लग रहा है मैं भी टीवी पे आऊँगा, अच्छा लगेगा। दिस वाज माय ऑनेस्ट आंसर। लेकिन साथ में मैंने कहा, मैंने ये तो मेरा पर्सनल है, लेकिन जिस वजह से मुझे CNBC में उस वक्त जॉब मिला, उसकी वजह दूसरा आंसर था। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैं लोगों को पैसा बनाने में या पैसा बचाने में मदद कर सकता हूं, और अगर मुझे सही प्लेटफॉर्म मिले तो शायद मैं ज्यादा लोगों का भला कर पाऊं। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये प्लेटफॉर्म शायद ठीक है, और उन्होंने मुझे रख लिया। रखा तो कैसे? जिस वक्त मैंने जॉब छोड़ा तो तब मेरी सैलरी जो भी रही हुई, और आपके भी कई सारे IFS जो जॉब में होता है आपका सिस्टम होता है ना कि आप इतना बिजनेस करेंगे तो इतना टाइम आपका कमीशन है, 1x 2x 3x योर सैलरी इज योर बोनस एंड दिस इज योर सैलरी। हमारे वहाँ भी वैसे ही सिस्टम था। तो मैं अपनी सैलरी का 2x, इससे ज़्यादा तो मैं बोनस लेता था,
सैलरी भी अच्छी खासी थी, बढ़िया थी, पैसे अच्छे मिलते थे उस जमाने में, तो मिलते थे, आज का पता नहीं। तो CNBC ने मुझे सिर्फ 50% सैलरी पे ऑफर किया कि हम तो इतना पैसा देते नहीं है, आपको आना है तो देख लीजिए, बोनस तो भूल ही जाओ, वो जो मिलता था मिलता था। एंड आई आस्क्ड कपल ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर क्लोज टू मी एंड आई आस्क्ड माय वाइफ, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, यू आर डूइंग सो गुड, यू आर सच ए नाइस फाइनेंशियल एडवाइजर। ऐसे नहीं, लाइफ में रिस्क तो लेनी, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। मैंने ज्वाइन किया, ईमानदारी से बता रहा हूँ, 1.5-2 साल ऐसा लगा कहाँ गया, क्योंकि मीडिया का सिस्टम कैसा है, एक स्टॉक ने 3 सर्किट लगा दिए ऊपर, ठीक है, रोज 10% बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है, हम चिल्लाएंगे अरे इस स्टॉक में 3 दिन में 35% की रिटर्न आ गया। फर्ज करिए आप अपने क्लाइंट को फ़ोन करें, राइट, फ़ोन करके बोलें क्लाइंट को, अरे सर देखिए ये स्टॉक 3 दिन में 30% बढ़ गया, उसका जवाब होगा 3 दिन पहले सो रहा था क्या? फोन 3 दिन पहले करता तो 30% अंदर होते। सो द वे business journalism and stock market coverage was done was quite different than what actual world is, what real world is. So it took me lot of time and energy to convince my bosses that this is not the way we should be doing. We need to change. We cannot be just in a business where we pass information and tell people that this is happening. We are business channels and we have to make sure that we help people in making money. और वो तभी हो सकता है जब आप पहले बताएं, बाद में बताने का कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली आपके केस में भी यही है, आपको जो बताना है पहले बताना है, बाद में बताने का फायदा नहीं है। और वो एक स्टेप अगर आप आगे हैं किसी और से, आपको एक बात बताऊं, नाम मत पूछिएगा। मेरे पास आज भी इस वक्त 2 फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जिनके थ्रू मैं पैसा लगाता हूं। मैंने जिंदगी में अभी तक एक भी बार डायरेक्ट प्लान में पैसा नहीं लगाया। पूरी दुनिया मुझसे एडवाइस लेती है, मैं भी किसी से लेता हूं। इससे बड़ा मैं सबूत आपको नहीं दे सकता कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों। वो इसलिए, मुझे कई बार है ना, जब मैं ब्रोकिंग हाउसेज में भी मैंने जॉब की हुए, तो लोग मुझे कहते थे कि अरे इसकी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा है, इसका कमीशन बहुत ज़्यादा है, आपका ये ऐसा ज़्यादा है, वो है, इसकी वजह से हमें लॉस बहुत होता है। नहीं, आप जो कमीशन चार्ज करते हैं अपने क्लाइंट से, आप जो सर्विसेज देते हैं, कभी आपका क्लाइंट उस वजह से लॉस नहीं कर सकता। ये गलत है, एकदम गलत है। अगर लॉस होता तो इस वजह से होता है कि आपका मार्केट पे, स्टॉक पे या इन्वेस्टमेंट पे कॉल गलत था। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं चाहिए और मैं बड़े पैसे बना लूंगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ये बहुत साथ साथ में सारे लोगों को कहता हूं, ठीक है आपको छोटा मोटा बुखार है, क्रोसिन पैरासीटामोल खा लिया आपने अपने हिसाब से, लेकिन 3 दिन बुखार नहीं होता तो जाएंगे ना डॉक्टर के पास। एक और चीज आपको कहना चाहता हूं जो मुझे बड़ी दिल से चुभती है, और मैं आज बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूं भावेश भाई, ये आप सब लोगों के साथ प्रॉब्लम है, और ये मैं कई सालों से, मुझे नहीं पता आजकल कम हो गई हो तो मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा आजकल आप लोगों के टच में कम हूं, उतना बात नहीं हो पाता। कोई आपके ध्यान में ऐसे डॉक्टर हैं जो, जिन्हें अगर मुझे चेक वेक करवाना हो या किसी को भेजना हो तो वो फ्री में सर्विस देने वाले कितने डॉक्टर हैं? एक आप ही के पास है। कोई इंजीनियर, कोई आर्किटेक्ट, कोई इंटीरियर डेकोरेटर, कोई ऐसे हैं जो फ्री में एडवाइस देते हो? किसी डॉक्टर को आपने शादी वादी में या कहीं पार्टी में, बर्थडे में मिल गए और पूछा होगा, सर आजकल घुटने में बड़ा दर्द होता है, कुछ बता दीजिए ना, दवा मैं घर जाके ले लूंगा। कभी ऐसा हुआ है? किया है आपने? तो फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों? आपको मुझसे एडवाइस चाहिए, मेरे ऑफिस में आइए, मैं आपको पूरी तरह से ढंग से एडवाइस करूंगा।
आपको देखूंगा, समझूंगा, आपका डायग्नोसिस करूंगा और उसकी बात बताऊंगा। प्रॉब्लम यही है। अनिल जी क्या लूं? ये ले लो यार। ठीक है, बाद में कहा अनिल जी, बढ़ गया शेयर तो उनका नसीब, घट गया तो अनिल जी को गाली। जितना जिम्मेदार वो है उतना अनिल जी भी है। अगर आपको एडवाइस चाहिए, प्रॉपर एडवाइस मिलेगी। सबसे बेस्ट फंड कौन सा है? आपने भी 2 बोल दिए चलते चलते, यार यही बढ़िया है सब। अब उस अभिमन्यु को आपने घुसा दिया चक्रव्यूह में, न तो वो निकल पाएगा, न निकालने की आपकी जिम्मेदारी है। फिर वो आपको भी गाली देगा, आपके प्रोफेशन को भी देगा, मार्केट को भी देगा और सबको देगा। फ्री में एडवाइस देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और भाई साहब नुकसान क्या है? कौन सा फ्री की एडवाइस का आपको पैसा मिल रहा है? जो नहीं पूछेगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। मैं चाहता हूं ईमानदारी से, दिल से सब लोग हाथ खड़ा करें, आज के बाद हम फ्री एडवाइस नहीं देंगे। हाँ, शपथ ले लीजिए, बस नहीं देंगे। जिसको चाहिए मेरे ऑफिस में आइए। हाँ, आप मुझसे मिलिए, प्रॉपर बैठिए मेरे सामने, मैं आपका पूरा रिस्क एनालिसिस करूंगा, आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन समझूंगा। उसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, फीस मत दीजिए, वो चलेगा। मेरी चलती फिरती डिस्पेंसरी नहीं है, बैग में लेकर हॉस्पिटल नहीं चलता हूं। निकाला और थर्मामीटर लगा के चेक कर लिया बुखार है कि नहीं है। ये तरीका नहीं चलने वाला है। मैं तो कई बार खुद ही जी लगा लेता हूं अपने नाम के आगे। अपनी इज्जत अपने को ही रखनी पड़ती है। हम अपने प्रोफेशन की अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे क्यों करेंगे? तो पहले आप अपनी इज्जत करना सीखें, तब आपका क्लाइंट आपकी इज्जत करेगा। नहीं यार, इस आदमी से तो अगर चाहिए तो नहीं आए तो नहीं आए ना, कौन सा वैसे भी आ रहा था। तो प्लीज ये काम जरूर कीजिए कि अपने प्रोफेशन को अच्छा मानिए, अच्छा समझिए, दिल से उसको इज्जत दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह कि इस प्रोफेशन में जो अपॉर्चुनिटीज हैं जबरदस्त हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। कोई कितने ही प्राइवेट बैंक्स आ जाएं, आज मैं बताऊं आपको, मेरे जो 2 फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, कोई नाम भी नहीं जानता, शायद यहाँ होंगे भी नहीं, वो शायद क्या पक्का ही नहीं है, होते तो मुझे पता चल जाता है। आज कौन सा प्राइवेट बैंक या कौन सा ऐसा फॉरेन बैंक है जिसको मैं कहूं कि मेरा पोर्टफोलियो रखिए, मेरा पोर्टफोलियो बनाइए? नहीं बनाएगा। कोई मना करेगा मुझे? भले पैसे मेरे पास कम हो, कोई मना करेगा? फिर क्यों मैं एक छोटे से फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाना चाहता हूं? आज रोहन है फलाना XYZ बैंक में मेरा रिलेशनशिप मैनेजर, कल राहुल हो जाएगा, परसों कोई और हो जाएगा। वो नौकरी करते हैं, आपके पैसे का दर्द नहीं है उन्हें अपनी सैलरी की चिंता है। जो ज्यादा देगा वहां चले जाएंगे, जो फंड ज्यादा टारगेट देगा, जो फंड ज्यादा कमीशन देगा उसका बेचेंगे, जो ऊपर से आ गया वो करना है। आप में वो टच है जो आपको उन लोगों से डिफरेंशिएट करता है, और अगर वो टच आपने बनाए रखा तो आपको बिल्कुल डाउट करने की जरूरत नहीं कि आप गलत प्रोफेशन में हैं। तो बहुत साफ है, कॉन्फिडेंट रहिए। कई बार मैं कहता हूं, लोग कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और लोग कहते हैं अच्छे दिन पुराने वाले दे दो सर, वही ठीक थे, अच्छे दिन नहीं चाहिए। लगता है ऐसा आपको? अच्छे दिन आएंगे, पक्का आएंगे, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कुछ और सोच के आया था, पता नहीं ये दिल से बात निकली, और मैं नहीं सोचा था कि मैं आपसे IFA और आपके बिजनेस के बारे में इतनी बात करूंगा। दूसरी चीज जो मार्केट से रिलेटेड है, मुझे कहा गया कि थोड़ा सा मार्केट का डायरेक्शन भी बता दीजिए। ये बड़ा आसान काम है। अब ये बताइए कि यहां से लेकर दिवाली तक ये 2-3 महीने का मुश्किल का पीरियड है, और क्या है? क्यों? रोज तो 100 पॉइंट की स्पीड से निफ्टी गिरेगा नहीं ना, नहीं तो 100 दिन में बंद हो जाएगा एक्सचेंज।
10,000 का ही बचा है इंडेक्स। आप में से कितनों को लगता है कि एक्सचेंज बंद होने वाला है? नहीं ना। स्पीड 100 दिन से ज्यादा टिकेगा ना, एक्सचेंज चलेगा ना। कितने लोगों को लगता है यहां से दिवाली तक मार्केट नीचे जाएगा? जरा हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। अच्छा, और कितने लोगों को लगता है कि ऊपर जाएगा? मार्केट पे मेरा व्यू भी ऐसा ही है। 50% चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। वैसे तो जो एजेंडा मुझे दिया गया था उस हिसाब से मेरा स्पीच खत्म हो चुका है। अब आगे जो है वो टाइम पास। जो लोग हाथ खड़ा कर रहे थे ना मार्केट नीचे जाएगा, कुछ ने तो दोनों खड़े कर दिए, सरेंडर ही हो गए हैं। मार्केट तब तक ऊपर नहीं आएगा जब तक आपका लास्ट चेक बैंक में ना चला जाए, इन्वेस्ट ना हो जाए। निश्चिंत रहिए। इसलिए देखिए ये सब चीजें, लास्ट ईयर ऐसे ही कोई एक इमोशनल मोमेंट और आया था जिस समय मार्केट जोर से गिरा था, 10,000 तक निफ्टी आया था और उसके बाद हमने 12,000 का लाइफ टाइम हाई जो बनाया। तब मेरे ऐसे बैठे बैठे कई बार आजकल लेना ऐसे विचार बहुत आ जाते हैं, तो तब एक विचार और ऐसा आया था जो बड़ा वायरल हुआ कि इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर ही है। ये शाश्वत सत्य है। आप सब लोग मेरे से ज्यादा देख चुके हैं। बस आपको एक ही काम करना है, ऊपर वाले से दुआ करने की पहले निफ्टी ऊपर जाए। जब तक निफ्टी ऊपर न जाए हमें नीचे ही रहना है, राइट? पॉइंट सिंपल है, तेजी मंदी चलती रहेगी, हमेशा चलती है। टाइम टफ है। मैं ये नहीं कहता कि कल से चीजें ठीक हो जाने वाली है। हो सकता है नहीं, होगा ही। यहां से मार्केट और खराब हो। अभी तक आपको सिर्फ हमारी दिक्कतें नजर आ रही कि स्लो डाउन है, ऑटो, रियल एस्टेट वगैरह जो इकोनॉमी के इंडिकेटर से बराबर नहीं दिख रहे हैं। सही भी है, लेकिन आप सब लोग आपके क्लाइंट्स आपसे वो साल के अंत में इनकम स्टेटमेंट मांगते हैं ना, कैपिटल गेन टैक्स वाला और वो सारा मांगते हैं ना। कब मांगते हैं? 31 जुलाई के आसपास ही मांगते होंगे। कोई ऐसा क्लाइंट है जो 31 मार्च को ही कहता हो कि मेरे साल भर में कितने पैसे बने, कितना नुकसान हो, जरा दे दे स्टेटमेंट? नहीं ना। हम हिंदुस्तानियों की आदत है, हम लास्ट डेट पे ही काम करते हैं। आज 31 जुलाई लास्ट डेट, वो तो अच्छा अगस्त तक कर दी, एक्सटेंड वाला की बात है, लेकिन हम तभी करेंगे जब लास्ट डेट है। तो जब जीएसटी लागू हुआ तब बहुत लोग मुझे बोलते थे कि अरे थोड़ा सोच समझ कर ज़्यादा तैयारी से करो। कभी भी करो आप, ये जिस दिन करते थे उसी दिन ये होना ही था। आप कितनी हमारी आदत ही पड़ी हुई है हमें लास्ट डेट पे काम करने की। और जो हमारी आदत है वो हमारी चुनी हुई सरकार में भी है, चुनी तो हम नहीं है। हिंदुस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तब हुए थे जब हमें सोना गिरवी रखना पड़ा था। 1992 में नरसिम्हा राव साहब ने किया। उन्होंने कोई बाई चॉइस नहीं किया। इकोनॉमी ओपन अप की तो कोई उनको बड़ा मजा नहीं आता था कि मैं ये कर दूं। हालत खराब थी। भगवान से दुआ कीजिए जल्दी जल्दी हमारी थोड़ी और हालत खराब हो जाए ताकि सरकार एक्शन में आए, कुछ ऐसा काम करे कि ग्रोथ वापस आए। और वो होगा, निश्चित तौर पर होगा। हमारी इकोनॉमी ऐसी है, कोई भी सरकार रहे, कोई भी आए, कोई भी जाए, बढ़ेगी तो आगे। स्पीड क्या है वही इशू है, और जो स्पीड का इशू है वो आज इस वक्त हमें सता रहा है। और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूं, अब बातें पहुंचने लगी है दिल्ली तक।
अब बातें पहुंचने लगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आज मीटिंग करेंगे एफआई से या कल बिजनेसमैन से करेंगे और परसों आपको डिसीजन आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इतने 700 लोगों की किनको परवाह है, उसमें से 700 में से कितने लोग एक ही जगह एक ही साथ वोट डालते हैं, राइट? लेकिन जहां से सुधार होना चाहिए उस डायरेक्शन में अब काम शुरू हो चुका है। नाउ इट्स मैटर ऑफ टाइम, इट हैपन्स टुडे, टुमारो और आफ्टर couple of months. So I don't think we need to worry much about that. What we should be worried about is global markets. मुझे दिक्कत बाहर की ज्यादा दिख रही है। आज जिस लेवल पर हम हैं, अगर हम 11,000 की निफ्टी पे, तो हमारी दिक्कतें हैं उस प्राइस में काफी हद तक। हो सकता है 400-500 पॉइंट 10,500 आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 5-7% बढ़ना घटना इंडेक्स का हो सकता है, जगह भी है। इलेक्शन ईयर है यूएस में, और ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली इलेक्शन ईयर में अमेरिका परफॉर्म करता नहीं है। ग्लोबली जिस तरह का माहौल है, आपको उसके लिए अपने क्लाइंट्स को तैयार करना है कि रिस्क वहां है। आपके क्लाइंट्स और आप इंडिया की रिस्क देखकर ज्यादा परेशान हैं। इंडिया की रिस्क तो फिर भी ठीक हो जाएगी, ग्लोबल हमारे हाथ में नहीं है, राइट? एंड हम में से ज्यादातर लोग ग्लोबल मार्केट्स के एक्सपर्ट, ग्लोबल छोड़िए इंडिया के भी नहीं है, लेकिन हम चलाते हैं कैसे भी, एक्सपर्ट तो हम है ही नहीं। लेकिन फिर भी ग्लोबल मार्केट्स की जो समस्या है वो इस साल के लिए आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, ये समझ लीजिए, और उस हिसाब से आप अपने लोगों को एडवाइस कीजिए। एक और चीज जो है, इस बार पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि आपको निफ्टी या थोड़े से लार्ज कैप्स कुछ अलग स्टोरी दिखाते हैं और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स कुछ अलग दिखा रहे हैं। शायद मिड कैप स्मॉल कैप के हिसाब से देखेंगे तो निफ्टी 7,000 का आ चुका है, राइट? लेकिन थैंक्स टू HDFC, TCS, वॉटेवर जो भी है 2-4 उन्होंने बचा के रखा हुआ है। अब आई एम श्योर कि आपके ज्यादातर क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स होंगे, मेरे भी हैं सर। मैंने आई डोंट नो आप लोग में से कितने लोग देखते हैं चैनल और कितना रेगुलरली देखते हैं। बजट के ठीक पहले फ्राइडे को बजट था, उससे जस्ट पहले वाले थर्सडे को 6 दिन पहले मैंने ओपनली ये कहा था चैनल पे कि मैं अगले 5-6 दिन तक हर रोज अपना जितना इन्वेस्टेबल फंड आज मेरे पास में उसका मैं 10% हर रोज म्यूचुअल फंड में डालूंगा, और मैंने डाला, और 40% मैंने बचा के रखा था बजट के बाद के लिए कि बजट अच्छा होगा खराब होगा जैसा होगा तब मैं डिसीजन लूंगा। अभी तक वो डाला नहीं है 40%। अब सोच रहा हूं शायद अगले हफ्ते से कहीं न कहीं शुरुआत करूं। तो पॉइंट सिंपल ये कि हम मार्केट को टाइम तो कभी कर ही नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम तो होने वाली है। तो सिंपल चीज ये है कि आपको अपने क्लाइंट्स को यही बताना है कि कभी प्राइस वाइज करेक्शन मिलेगा, कभी टाइम वाइज करेक्शन मिलेगा। किसी के लिए प्राइस वाइज करेक्शन ज्यादा पेनफुल होता है, किसी के लिए टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा पेनफुल होता है। तो आपको उसकी पल्स पकड़कर ये ठीक से समझा देना है कि भाई ये जो अभी करेक्शन है ये किस तरह का करेक्शन है, क्या ये लंबा चलेगा। आपको सिंपल 2-3 चीजें बता देनी है। पहली चीज, प्राइस वाइज करेक्शन थोड़ा और होगा, बोल दीजिए साफ साफ, तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, लेकिन जो लोग SIP कर रहे हैं उन्हें रुकने की जरूरत नहीं है। SIP करने वालों के मन में तो ये ख्याल आना भी पाप है कि मुझे SIP रोकनी है। ये अपने क्लाइंट को अच्छे से समझा दीजिए। अगर आप ये सोचते तो आप पाप कर रहे हो। दूसरी बात, आप ये मान के चलिए अगले 1.5 से 2 साल में आपका पैसा नहीं बनेगा अगर आप पैसा लगा रहे हैं। तीसरी बात, आप ये मान के चलिए कि आपकी NAV यहां से 20% 25% और नीचे हो सकती है। आप खुल के बोलिए ना, नहीं लगाएगा तो नहीं लगाने दो पैसा।
अगर हम ये कहेंगे कि नहीं बहुत गिर गया, सब हो गया, ये हो गया, टीवी पे सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, इस चक्कर में पड़िए मत। बहुत सारे आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आए होंगे, मेरे सारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, सबके साथ लंच डिनर करता हूं। कोई टीवी पे कभी खराब बोलता ही नहीं है, कभी नहीं बोलते हैं कि मार्केट खराब होने वाला है या हमारी हालत खराब है या गिरेगा, और नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका मैंडेट ही पैसा लगाने का है, कैश रखने का है नहीं। लेकिन आप एडवाइस कर सकते हैं कि कैश रखना है या नहीं रखना है, तो आप दोनों ऑप्शन दीजिए। अगर आप मार्केट यहां से बढ़ जाए और उस तेजी को मिस करने के लिए तैयार है, थोड़ा कैश रखिए। लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर हम हमारे क्लाइंट को सच नहीं बताएंगे तो दिक्कत है। बोलिए ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पैसा नहीं लगाएगा, बोलो 20% गिरेगा। पूरे हिंदुस्तान की एक ही समस्या है। जिस कॉन्फ्रेंस में जाता हूं एक सवाल जरूर पूछता हूं, आपको भी पूछूंगा, कितने लोगों के साथ ये दिक्कत है कि जैसे ही खरीदते हैं शेयर गिर जाता है, जैसे ही बेचते बढ़ जाता है? सबके साथ है ना? तो फिर क्या गड़बड़, क्या है, गलत क्या है? मार्केट गलत है या आपकी थॉट प्रोसेस? मार्केट तो आप बदल नहीं पाएंगे। पॉसिबल है क्या किसी के लिए मार्केट बदलना? उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है थॉट प्रोसेस बदलना। हमारी थॉट प्रोसेस हमसे नहीं बदलेगी। मैं बार बार कहता हूं, मेरी गलती के लिए कोई और ही जिम्मेदार है, बस। मैं हमेशा यही ढूंढता हूं और हम सब यही काम करते हैं। तो फिर करना क्या है? ना हम मार्केट बदल सकते, ना थॉट प्रोसेस बदल सकते, तो फिर कैसे जिएंगे? एक्शन बदलिए। एक्शन तो बदल सकते हैं। खरीदने का मन हो तो बेचना है, बेचने का मन हो तो खरीदना है। बहुत आसान काम है, कर सकते हैं। लेकिन वही है कि कहने और करने में मैं कई बार ये कहता हूं कि एक बार मैं एक बड़े फेमस से फंड मैनेजर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके साथ जा रहा था। और वहाँ हमारे है ना मुंबई में माहिम एक जगह है, वहाँ एक चर्च है, बड़ा फेमस है, पुराना चर्च है। उस चर्च के बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ था, जीसस नेवर फेल्स। ठीक है, ये लिखा हुआ था, विद ड्यू रेस्पेक्ट। मैंने कहा लेट हिम ट्राई हिज हैंड इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में कोई ऐसा है ही नहीं जो फेल ना हो, और जो फेल ना हो तो फिर बात ही क्या है? एक चीज आप समझिए, आप वो लोग हैं, आई एम श्योर आप में से कई सारे सक्सेसफुल आईएफएस होंगे जो BMW, मर्क वगैरह में घूमते हैं। अदरवाइज मैंने मेरी करियर की शुरुआत में जब मैं रिलेशनशिप मैनेजर टाइप हुआ करता था, तब तो मैंने ऐसे ही देखा कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें मर्क और BMW में घूमने वाले लोग उनसे एडवाइस लेने आते हैं जो लोकल ट्रेन से ऑफिस आते जाते हैं। फैक्ट है। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा उन्होंने कमाया है उस पर आप पे ट्रस्ट करते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी और उनकी मुलाकात ऐसा हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास पैसा है, दोनों की मुलाकात हुई, प्यार मोहब्बत बढ़ी, उन्होंने आपको पैसे दिए, आपने उनका पोर्टफोलियो बनाया, और थोड़े समय बाद पैसा आपके पास और अनुभव उनके पास नहीं है। ये रिवर्स ना हो जाए, ये ध्यान में रखना जरूरी है। जिनके पास पैसा है उनके पास पैसा और होना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, वो आपकी वजह से बढ़ना चाहिए। है ही मार्केट ऐसा, आप और हम क्या करेंगे? हर वक्त ट्रेड होता है ना, हर मिली सेकेंड ट्रेड होता है मार्केट में, राइट? ट्रेड कैसे होता है? एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है, राइट? हर मोमेंट पे दो व्यू है, किसी एक स्टॉक पर, किसी एक इंडेक्स पर। और सबसे मजे की बात मालूम है क्या है? दोनों ये समझते हैं कि मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूं। मैं बेच रहा हूं मतलब गिरेगा, और मैं खरीद रहा हूं इसका मतलब बढ़ेगा। और मार्केट इन दोनों से ज्यादा स्मार्ट है कि ज्यादातर वक्त दोनों ही गलत पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा वक्त होता है जैसा अभी है, बाय
सेल और होल्ड। आप जो भी करेंगे गलत पड़ेगा, जो भी करेंगे गलत पड़ेगा। बाय करेंगे तो भी आपको नीचे मिलेगा, सेल करेंगे तो हो सकता है आप वापस नीचे ना ले पाए और मार्केट बढ़ जाए, और होल्ड करने की तकलीफ तो आप झेल ही रहे हैं, है ना। ऐसे में कॉन्फिडेंस, भरोसा अपने आप पर, अपने प्रोफेशन पर, अपने मार्केट पर बनाए रखिए। मैं बहुत सारा कुछ वो पॉइंट सब लिख के लाया, वो तो सब रह गए, उनकी जरूरत नहीं पड़ी, बात सीधी सीधी हुई। भावेश भाई मुझे बोल रहे थे कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। मैं जी एक पानी का बोतल जी। जी सर बोलिए। हेलो सर, आपने इस प्लेटफॉर्म में आज जो भी डिस्कस किया है कि एडवाइज़र ज़रूरी है, क्या ये अदर कोई फोरम में आपने डिस्कस किया या आपने टीवी में कभी डिस्कस किया? टीवी पे मैं हर बार करता हूँ, मैं बहुत खुलकर बोलता हूँ। अच्छा, मैं अभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता हूँ। सेकंड है सर फिनेंशियल। मैं एक एक जवाब देता हूँ। पहला सर, तीनों एक साथ आ जाएगा आपके जवाब? मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मैंने जब ये टीवी पर कहा कि मैंने मेरे और ये मैं बता रहा हूँ, जब बजट आया था उसके जस्ट एक वीक पहले, थर्सडे की बात है, शायद वो कहीं क्लिपिंग यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी। मैंने कहा मैंने मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र को ये बोला है कि मेरा पैसा हर रोज़ तुम्हें अगले 5 दिन लगाना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने सारे मैसेज मुझे इस बात के लिए आए कि आपका एडवाइज़र कौन है ये बताइए, आपने भी भेजा था। तो एक्चुअली मैं टीवी पे बोलता हूँ, और मैं इसलिए बोलता हूँ, आज लोग ये समझते हैं कि अनिल जी जो बोल रहे हैं आकाशवाणी ऊपर से आ रहा है, जो बोल दिया वो सच है। मुझे पता है ना, मेरे से ज्यादा मुझे कौन जानता है। जो काम मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर का उसे ही करना चाहिए, और इसीलिए मैं कहता हूं, और मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में कि मैं दूसरों से एडवाइस लेता हूं। उसमें क्या शर्म है? लेता हूं तो लेता हूं और लेकर करता हूं। अगर मेरा एडवाइजर एक बार भी मुझे कोई गलत चीज से बचा ले, क्योंकि मुझे पता है वो 24/7 यही काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। अगर एक बार भी उसने मुझे टाइमली किसी चीज से एग्जिट कर दिया, ये बता दिया कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, या अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दिखी, मैंने तुरंत फोन करके बोला अच्छा इस का किस किस फंड में एक्सपोजर है, जल्दी से बता, कल ये रिडीम कर दे। एक गलती से अगर आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बचा देता है, या एक वक्त आपको अच्छी एडवाइस दे देता है, उसकी आपकी साल भर की 2 साल की फीस आपकी निकल जाती है, कोई महंगा नहीं पड़ता। जी सर। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि फिनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, लेकिन आप जब टीवी में कहते हैं ना फिनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है, ये मैसेज ना इन्वेस्टर के पास गलत जाता है, वो बैंक वाले को भी फिनेंशियल एडवाइज़र समझते हैं। हाँ, ये बात सही है सर। अभी इतना मैं ही नहीं कह सकता कि बैंक वाले के पास मत जाओ। सर और एक छोटा सा, आई एम सॉरी टू से दैट, बट वो मेरे लिए गलत हो जाएगा। मैं इतना कह सकता हूं कि ये करो, अब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा सर। नेक्स्ट और एक है जी सर, हम सब अपने टैक्स प्लानिंग के लिए एडवाइजर सीए के पास जाते हैं।